हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते नीट जी। सो वेलकम टू ऑल नीट एंड जे एस्पिरेंट्स। और आज हम इस लेक्चर में देखेंगे कि टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होते हैं। बेसिकली ये जो लेक्चर मैं आपको अब पढ़ा रहा हूँ एंड होते होते लगभग है ना, अभी एंड तो हुआ नहीं है, 2-4-5 लेक्चर और बचे हैं आपके वेक्टर में। बट शुरुआत में जनरली क्या पढ़ाया जाता है वेक्टर में कि जो टाइप्स ऑफ वेक्टर है ना, शुरुआत में ही पढ़ा दिया जाता है। बट शुरुआत में पढ़ाने को कोई दिक्कत नहीं है, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग जो शुरुआत में उतनी अच्छी नहीं होती है ना। और थोड़ा लेक्चर पढ़ने के बाद जब इनको हम टाइप्स ऑफ वेक्टर को पढ़ते हैं तो फील ज़्यादा आता है, आप चीज़ों को अलग लेवल पे समझते हैं, है ना। इसीलिए इसको थोड़ा सा बाद में रखा है। वैसे थ्योरेटिकल पोर्शन है, पहले भी समझ जाएंगे, कोई ऐसा बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आराम से बस प्रॉपर्टियां हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर बना दिए कि इस तरह का वेक्टर होगा तो ये नाम रख दिया, अगर ये होगा तो ये नाम रख दिया। अलग अलग तरीके के हैं, कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए हमें तैयार रहना है। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में पहला है इक्वल वेक्टर, है ना। अब इक्वल वेक्टर नाम से ही पता चल रहा है कि सर इक्वल वेक्टर का मतलब है कि मान लीजिए दो वेक्टर है, ये दो वेक्टर है, तो अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है तो भाई इक्वल वेक्टर बोल दिया, इसका मतलब है कि यहां पर ए इक्वल टू बी, है ना। और इसके अंदर क्या है, ए वेक्टर के अंदर क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। इसका मतलब है कि सर वेक्टर का मतलब, इक्वल वेक्टर का मतलब आज से हम ये समझेंगे, हम ठीक है, आज से ये समझेंगे कि यहां पर इक्वल मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना ही हो गया क्या, खत्म? नहीं, एक पॉइंट और बचा है। तो इक्वल वेक्टर का मतलब समझें कि भाई ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। अब मान लो कि एग्जांपल में देता हूं, सपोज करो कि एग्जांपल में ऐसा दे दूं आपको, है ना। एग्जांपल ध्यान से देखना कि एक वेक्टर बना दिया मैंने, और ये बोल दिया मैंने 2ik + 2jk, है ना, ऐसा बोल दिया। कोई एक वेक्टर है 2ik + 2jk और एक और वेक्टर है 2ik + 2jk। तो अब आप बोलोगे सर दोनों का डायरेक्शन भी सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे सेम है, तो क्या ये इक्वल वेक्टर है? तो अभी देखने में तो लग रहा है हाँ इक्वल वेक्टर है सर। और मान लो मैं ऐसा बोल दूं, ये है मीटर पर सेकेंड और ये है न्यूटन, मतलब ये है वेलोसिटी और ये है फोर्स, तो क्या ये इक्वल कहलाएंगे? अब इनका डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो क्या ये इक्वल वेक्टर है? नहीं। मतलब कि इक्वल वेक्टर का मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन के साथ साथ एक पॉइंट और होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? एंड सेम फिजिकल क्वांटिटी। पी क्यू का मतलब फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब ये अगर वेलोसिटी और ये आपका न्यूटन है जिसमें फोर्स की यूनिट होती है, तो ये वेलोसिटी और ये फोर्स है, तो चाहे इक्वल डायरेक्शन हो, सेम डायरेक्शन हो जाए और इक्वल मैग्नीट्यूड हो जाए, फिर भी ये इक्वल वेक्टर नहीं है, नॉट इक्वल। क्यों? बिकॉज कि ये जो यूनिट है ना, ये भी तो सेम होना चाहिए। यूनिट का मतलब बेसिकली सेम फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए। तो इक्वल वेक्टर में कई बार स्टूडेंट थ्योरेटिकली मिस्टेक करते हैं, जैसे ही देखते हैं कि सेम डायरेक्शन और इक्वल मैग्नीट्यूड टिक कर देते हैं, एक अगला पॉइंट पढ़ना भूल जाते हैं कि किसी एक ऑप्शन में सेम फिजिकल क्वांटिटी भी लिखा रहता है, वो सही है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? कोलिनियर वेक्टर, है ना। कोलिनियर वेक्टर एक ही लाइन में आ जाए वैसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। चलो दो वेक्टर समझते हैं कि मान लीजिए एक वेक्टर ये बनाया हमने, ए वेक्टर, और बी वेक्टर को थोड़ा छोटा बना दिया, है ना। मैग्नीट्यूड में डिफरेंट हो सकते, कोई दिक्कत नहीं है, मैग्नीट्यूड में डिफरेंट हो सकते हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं यहां पर कि कोलिनियर वेक्टर उनको बोलेंगे जो एक ही लाइन में हो, इसका मतलब एक ही डायरेक्शन में हो। इसका मतलब है कि कोलिनियर उनको बोलेंगे जहां पर सेम डायरेक्शन हो, ठीक है, सेम डायरेक्शन। अब सेम डायरेक्शन, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं, डायरेक्शन को ऐसे डिनोट करते हैं हम, ए कैप इक्वल टू बी कैप, है ना, ए कैप इक्वल टू बी कैप। मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकते हैं। चलो इनको लिखने का तरीका क्या है? ए कैप को हम क्या लिख सकते हैं, याद है ना आपको? ए कैप को कैसे लिखते हैं? इसका वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए इक्वल टू बी का वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी। इसका मतलब ए वेक्टर अगर मुझे लिखना हो तो वो क्या हो जाएगा? ए डिवाइडेड बाय बी और बी वेक्टर, है ना।
तो असल में ये क्या है आपका, ये एक स्केलर कम, ये क्या हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड एक स्केलर क्वांटिटी है। तो हम यहां से ये बोल सकते हैं कि भाई एक वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर इक्वल टू लेमडा, इसको हम लेमडा बोल देते हैं ना, कोई एक स्केलर कांस्टेंट है जिसको हमने लेमडा बोल दिया, इक्वल टू बी वेक्टर। ठीक है, तो ऐसे इनको भी हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। कोलिनियर वेक्टर वैसे होते हैं जिनकी डायरेक्शन सेम होती है, मतलब ए कैप इक्वल टू ए कैप, दोनों की टॉपी क्या होती है, बराबर होगी, है ना, डायरेक्शन बराबर होगा, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर बोलते हैं। ठीक है, तो ये लेमडा वाला कई बार एक प्रॉपर्टी होती है कि भाई एक स्केलर का मल्टीप्लाई अगर वेक्टर में हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो वो भी एक मैंने पॉइंट यहाँ पे बता दिया है कि एक वेक्टर के अंदर एक स्केलर का मल्टीप्लाई हो सकता है। सिंपली लेमडा देखो ये हमारा क्या है, यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड ही तो है, ये स्केलर क्वांटिटी तो है। ठीक है, तो सिंपल एक टाइप्स ऑफ वेक्टर हमने देख लिया। थर्ड नंबर का है नल वेक्टर। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ नल वेक्टर एक जगह पे क्या बोला, द मैग्नीट्यूड ऑफ नल वेक्टर इज 0, है ना। मैग्नीट्यूड क्या होगा नल वेक्टर का, ये देखा था हमने, रिजल्टेंट इक्वल टू 0 वेक्टर, नल वेक्टर 0 एंड इट्स डायरेक्शन इज रैंडम, है ना। मतलब हम ये बोल सकते हैं रैंडम बोले या डायरेक्शन नॉट स्पेसिफाइड। नल वेक्टर की डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं होती है, ये आगे चल के और थोड़ा सा काम आता है हमें एक जगह पे, उसको हम डिटेल में आगे ही देखेंगे, है ना। अभी आप सिंपल ये समझिए कि नल वेक्टर का मतलब है कि 0 वेक्टर, है ना, डायरेक्शन इसकी स्पेसिफाइड नहीं है या फिर रैंडम कोई भी डायरेक्शन है ना, इस तरीके से हम बोल सकते हैं, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है डायरेक्शन का। मैग्नीट्यूड क्या है, 0, जहां मैग्नीट्यूड 0 है बोल देंगे नल वेक्टर। तो कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में, असर्शन रीजनिंग में इस तरीके से पूछा जाता है, आपको लैंग्वेज के फॉर्म में फंसा दिया जाएगा कि 0 ना बोल के नल वेक्टर बोल दिया जाएगा, तब आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें, को इनिशियल वेक्टर। अब को इनिशियल, जहां से इनिशियल सबका क्या रहे, सेम रहे, वही है। इफ 2 और मोर वेक्टर स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट देन दे कॉल्ड को इनिशियल, है ना। मान लीजिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट से ही एक वेक्टर इधर है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, है ना, इस तरह के जो वेक्टर होते हैं को इनिशियल वेक्टर होते हैं। तो दो वेक्टर के बीच का जब हमें एंगल देखना होता है तो हम को इनिशियली तो बनाते हैं, है ना। टेल से टेल मिलाने का मतलब ही को इनिशियल है कि भाई एक ही पॉइंट से सारे के सारे निकले, है ना। इनिशियल पॉइंट क्या रहे, सबका सेम रहे, वो क्या रहे, को इनिशियल वेक्टर हो गए। ठीक है, बड़ा सिंपल सी डेफिनेशन है। को प्लेनर वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा। 3 or more vectors are called coplanar vector if they lie in the same plane or are parallel to same plane। अब देखिए क्या होता है, सिंपल सा डेफिनेशन लिखी है आपके एग्जाम के लिए, सही है, आप समझिए कि मान लीजिए हम लोगों ने प्लेन बनाया था, क्या बनाया था, प्लेन बनाया था। कहाँ पे बनाया था हमने प्लेन, ये इस तरीके से एक्स एक्सिस, ये थी हमारी एक्स एक्सिस, है ना, ये थी वाई एक्सिस और ये थी जेड एक्सिस, है ना। 3D में हमने बनाया था, ये अंदर के साइड में जाता हुआ, है ना, ये बनाया था हमने। अब मान लीजिए कोई भी दो वेक्टर में बनाता हूं, एक वेक्टर में ऐसे बना दिया, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर मैंने बना दिया, ये दो वेक्टर, तो ये किस प्लेन में दिखाई देंगे मुझे, ये वाईजेड प्लेन, एक ही प्लेन है ना, वाईजेड का एक ही प्लेन बनेगा, वाईजेड का क्या बनेगा, एक ही प्लेन बनेगा। जैसे मेरे पास एक का अगर मैं कॉपी की बात करूं, है ना, ये कॉपी की बात करूं अगर मैं, तो ये देखो ये पेज है मेरे पास, है ना, ये पूरा का पूरा एक प्लेन होगा। इस कॉपी के ऊपर आप कोई भी वेक्टर ड्रॉ करो तो वो 2D में ही ड्रॉ होगा, वो 2D में ही ड्रॉ होगा, वो 2D में ही ड्रॉ होगा। इसका मतलब क्या है कि ये आपका एक ही प्लेन है, एक ही प्लेन है। जो आपके कॉपी का पेज होता है ना, वो एक प्लेन मान लीजिए, उसको क्या मान लीजिए, एक प्लेन मान लीजिए, है ना। तो देखो ये अपना वाईजेड प्लेन है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा वाईजेड प्लेन है ना। इस वाले y एक्सिस और z एक्सिस के इस प्लेन को हम क्या मानेंगे, yz प्लेन मानेंगे। z एक्सिस और x एक्सिस के इस प्लेन को क्या मानेंगे, zx प्लेन मानेंगे। तो इस तरीके से अलग अलग प्लेन है, प्लेन ये, है ना। तो दो एक्सिस मिलके, मतलब एक पेज, आप अपनी कॉपी का पेज एज्यूम कर लीजिए, उस पेज के ऊपर जितने भी आप वेक्टर बनाएंगे वो सब एक प्लेन में रहेंगे, एक प्लेन में रहेंगे। तो देखो किस तरीके से, सपोज करो ये प्लेन है, अगर आपका एक तरीके का प्लेन में कुछ इस तरीके से बना दूं, ये x प्लेन है, x और y का प्लेन है, वाई एक्स प्लेन है अगर ये, तो यहां पर मैं कितने भी वेक्टर बनाऊं, एक वेक्टर ऐसा बना दूं या ये वेक्टर बना दूं, 3 वेक्टर भी बना दूं, 2 वेक्टर ऐसे बना दूं, तो ये सारे के सारे क्या है, एक पेज के ऊपर है हमारे, है ना। तो एक ही प्लेन के ऊपर है। तो मैं बोलूं कि एक वेक्टर बनाऊं, 2 बनाऊं, 3 बनाऊं, है ना, ये सारे के सारे क्या है हमारे, ये सारे के सारे ये है हमारे एक प्लेन पर, एक प्लेन पे लाई करते हैं। डिफरेंट प्लेन पे क्या हो जाते हैं कि अगर मैं एक वेक्टर यहां पर एज्यूम करूं, जैसे हमारा क्यूब था कि नहीं, क्यूब वाला सेगमेंट, है ना,
देखो क्यूब वाला, तो इसमें ये हमारा एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, ये जेड एक्सिस था। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, तो देखो ये पीछे वाला एक प्लेन हो गया, ये दूसरा प्लेन हो गया, तीसरा प्लेन हो गया, बट ये वाला जो पॉइंट है वो तीनों प्लेन में लाई कर रहा है ना। तीनों प्लेन में एक्स का भी आ रहा, वाई का भी आ रहा, जेड का भी आ रहा है। तो यहां पर बेसिकली आपकी जो डेफिनेशन ये है कि भाई दो वेक्टर जो है, दो वेक्टर तो हमेशा एक प्लेन में होंगे, है ना। दो वेक्टर जब भी बनाओगे आप, क्योंकि एक वेक्टर बनेगा और दूसरा वेक्टर जो भी बनेगा, तो दो वेक्टर जब भी आप रेंडमली कहीं पर भी ड्रॉ करो वो एक प्लेन में पॉसिबल है। बट तीन वेक्टर एक प्लेन में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, हो भी सकते और नहीं भी हो सकते। एक तीसरा वेक्टर मान लो इधर बना दिया हमने, जेड वेक्टर, है ना। तो एक पॉसिबिलिटी है कि अगर एक ही प्लेन में मुझे रखना है तीसरे वेक्टर को भी, तो मैं तीसरा वेक्टर कुछ यहां पे बना देता हूं, ये सी वेक्टर हो गया। तो 1 2 3, अभी रिजल्टेंट में समझिएगा, है ना, वो वेक्टर मैंने बनाया है। तो वाईजेड प्लेन में दो वेक्टर, अगर मैं दो कोई भी लाइन खींचता हूं, दो वेक्टर कोई भी बनाता हूं, दो वेक्टर रेंडमली कहीं पर भी आप बनाइए, वो हमेशा एक प्लेन में लाई कर सकते हैं। और एक ही प्लेन में लाई करेंगे, दो वेक्टर को बनाएंगे आप तो, क्योंकि दो वेक्टर के लिए दो लाइन खींचनी पड़ेगी, है ना। और एक प्लेन के लिए हमारी दो एक्सिस यूज हो रही है, एक प्लेन के लिए दो एक्सिस यूज हो रही है। तो इसका मतलब है कि दो वेक्टर ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या रहेंगे, एक ही प्लेन में रहेंगे। बट अगर तीन वेक्टर की बात करें, तो तीन वेक्टर उसी प्लेन में हो भी सकता है। अगर यही सी वेक्टर कुछ यहां पे खींच देता, तो अब तो ये सेम प्लेन में नहीं है, क्योंकि सी वेक्टर तो आपका कहां पे, या तो इसमें काउंट करो या इसमें काउंट करो, है ना। प्लेन बदल गया, मतलब वाई और एक्स वाले प्लेन में तो नहीं है, इस वाई एक्स प्लेन में तो नहीं है। तो तीन वेक्टर एक प्लेन में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगर यहां ड्रॉ हुआ तो हो सकते, यहां पे ड्रॉ हुआ तो नहीं हो सकता, है ना। सी वेक्टर इधर बना दो तो नहीं होगा। बट दो लाइन जो भी ड्रॉ करोगे, मतलब दो वेक्टर जब भी ड्रॉ करोगे, तो वो हमारे क्या रहेंगे, वो ऑलवेज सेम प्लेन में रहेंगे। तो ये देखो यहां मैंने नोट पॉइंट लिखा, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, मतलब दो तीन या मोर वेक्टर्स आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर इफ दे लाई इन द सेम प्लेन, मतलब एक ही प्लेन में, इसका मतलब वो कोप्लेनर है। तो दो वेक्टर सेम प्लेन में ही हमेशा बनेंगे, इसका मतलब क्या, ऑलवेज कोप्लेनर रहेंगे। बट थ्री वेक्टर्स आर मे और मे नॉट बी कोप्लेनर, है ना। एक प्लेन में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ये बता दिया, नहीं हो सकता इधर बना दिया, ठीक है, समझ में आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि थ्योरेटिकली जब पॉइंट्स थ्योरेटिकल जब क्वेश्चन बनता है ना, तो उसमें बहुत अच्छे से लैंग्वेज में खेलते हैं क्वेश्चन बनाने वाले स्टूडेंट, वहां पे फंस जाते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा इलोबरेट मैनर में इसको समझाया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखें, पैरेलल वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स इज जीरो, देन दे आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर, है ना। तो पैरेलल वेक्टर को समझते हैं कि भाई ये एक वेक्टर हो जाए ए वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर हो जाए बी वेक्टर, ठीक है। ये हो जाएंगे इन दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, वो क्या हो जाए, वो हो जाए जीरो के बराबर, है ना, जीरो के बराबर। देखो तो जीरो के बराबर अगर ये इनका जो एंगल है वो जीरो है, इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना। तो पैरेलल ऐसे भी बन सकते हैं, ये भी बन सकते हैं, है ना। तो यहां पर आप देखो, देन दे आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, पैरेलल वेक्टर बोलते हैं कि उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या रहे, जीरो रहे। तो पैरेलल वेक्टर एक साथ में यूं भी बन सकते हैं, तब भी जीरो है ना। यहाँ पे भी पैरेलली कुछ भी बन सकते हैं, या एक वेक्टर यहाँ पे बन जाए, दूसरा यहाँ पे बन जाए, है ना। तो डेस 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 डेस, देखो ये डिस्टेंस बराबर है, तभी तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या रहेगा, जीरो मेंटेन रहेगा, जीरो मेंटेन रहेगा। तो एक सिंपल डेफिनेशन है, आपको बता दी। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल, है ना। अच्छा देखो, पैरेलल वेक्टर में क्या हो सकता है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकते हैं, मैग्नीट्यूड आपके क्या है, डिफरेंट हो सकते हैं, मैग्नीट्यूड नॉट इक्वल, है ना। और डायरेक्शन क्या रहेगा, अब दोनों के बीच में जीरो और पैरेलल है, इसका मतलब एक ही डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन बराबर होगा, डायरेक्शन क्या होगा, बराबर होगा, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, बराबर रहेगा। चलो नेक्स्ट देखें, एंटी पैरेलल वेक्टर, इफ दिस वेक्टर्स हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो एंटी पैरेलल क्या हो जाएगा, ए वेक्टर इधर बनेगा, ए वेक्टर इधर और बी वेक्टर इस साइड में, बी वेक्टर इस साइड में। तो ये क्या रहा, एंटी पैरेलल, पैरेलल का उल्टा एंटी पैरेलल।
अब आपके दिमाग में हो रहा होगा सर ये देखा देखा लग रहा है, आपने हमेशा डिफरेंट मैग्नीट्यूड क्यों लिखा? भाई सेम मैग्नीट्यूड हो जाएगा, अगर सेम मैग्नीट्यूड हो जाएगा तब भी तो वो एंटी पैरेलली कहलाएगा, है ना? सेम मैग्नीट्यूड हो जाएगा तब भी तो वो एंटी पैरेलली कहलाएगा। आपने डिफरेंट मैग्नीट्यूड क्यों लिखा? मैंने इसलिए लिखा क्योंकि जब सेम मैग्नीट्यूड हो जाएगा तब उसको हम एक अलग नाम से जानते हैं, और एक चीज को हमने अलग से अगर डिफाइन कर दिया है तो फिर मुझे अगर मैं यहाँ पे सेम लिख देता तो फिर दिक्कत हो जाती। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? डिफरेंट मैग्नीट्यूड। बट यस, आप सही सोच रहे हो, अगर सेम मैग्नीट्यूड आएगा तब भी वो एंटी पैरेलल वेक्टर ही रहेगा, बट उसका नाम हमने अलग कर दिया है, उसका नाम एक्चुअल में कर दिया है निगेटिव वेक्टर, है ना? इसी को तो निगेटिव वेक्टर बोलते हैं, कि जहां पे दिस वेक्टर्स आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। भाई एंटी पैरेलल डायोड क्या है? अपोजिट डायरेक्शन है बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, तो नामकरण अलग है। तो इसीलिए हम ये बोलते हैं कि जो निगेटिव वेक्टर इज द स्पेशल केस ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर, है ना? तो एंटी पैरेलल वेक्टर का स्पेशल केस क्या है? निगेटिव वेक्टर है। समझ में आया? तो एंटी पैरेलल में डिफरेंट मैग्नीट्यूड बोल देंगे तो एंटी पैरेलल हो जाएगा, सेम बोल देंगे तो हमारा निगेटिव वेक्टर हो जाएगा। निगेटिव वेक्टर क्या होता है? देखो ए वेक्टर इधर और ये माइनस है इधर, है ना? अपोजिट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, तो इसको क्या बोल दिया हमने? निगेटिव वेक्टर बोल दिया। मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? एंटी पैरेलल। ये भी एंटी पैरेलल ही है, ये भी क्या है? एंटी पैरेलल है, इसलिए बोल दिया निगेटिव वेक्टर इज द स्पेशल केस ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें, कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं ना। ये टाइप्स ऑफ वेक्टर खत्म हो गए, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। और भी थोड़े थोड़े एक्सियल ने, कोएक्सियल ने, बहुत सारे ऐसे ऐसे आपको देखने को मिल सकते हैं किताबों में, जिसकी जरूरत नहीं है। जो जो मेन थे वो सारा का सारा दिखा दिया। एक्चुअल में टाइप्स ऑफ वेक्टर में यूनिट वेक्टर भी पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है? यूनिट वेक्टर। बट हमने यूनिट वेक्टर को ऑलरेडी अलग से पढ़ लिया है, अच्छे से पढ़ लिया है, तो उसकी जरूरत नहीं है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, सिंपल सी प्रॉपर्टी जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ी ली है। प्रॉपर्टीज देखिए, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता है ना। वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, ये नया है। एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है कि a प्लस बी का ब्रैकेट प्लस सी, या तो ऐसे ऐड करें तो जो रिजल्ट आएगा उसका बराबर अगर मैं दूसरे तरीके से भी ऐड कर दूं कि a को पहले कर दूं देन b प्लस सी कर दूं तो भी सेम रिजल्ट आएगा। तो एडिशन में क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ फॉलो होता है। तो ये एक आपको कोई थ्योरेटिकल पॉइंट मिल जाए, इस वजह से मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया है। अच्छा, ए बी सी आर सेम फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए। एडिशन में हमेशा ध्यान रखने कि सेम वाला सेम से ही ऐड होगा ना, सेम वाला सेम फिजिकल क्वांटिटी वाला सेम से ही ऐड होगा। ठीक है, दे कैन बी मल्टीप्लाई बाय स्केलर, हाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी हमने देखा था ना कि ए वेक्टर इक्वल टू लेमडा बी वेक्टर, है ना। लेमडा अभी हम लोगों ने देखा था, स्केलर मॉड ऑफ ए डिवाइड बाय मॉड ऑफ बी, तो भाई स्केलर से मल्टीप्लाई हो सकता है, क्या दिक्कत है। चलो, तो ये रहे कुछ प्रॉपर्टीज, बहुत ज्यादा अटरम सटरम मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एक नोट पॉइंट बताता हूँ जो कि कई बार पूछा जाता है आपको, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, है ना, क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में इस तरह को, इसकी लैंग्वेज को अलग अलग फॉर्म में पूछा जा सकता है। ठीक है, देखते हैं। इफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ट्रांसलेटेड और रोटेटेड द वेक्टर डज नॉट चेंज, है ना। इस लाइन का मतलब हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे हमने पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखा था, है ना। तो पोजीशन वेक्टर तो हमारा क्या हो रहा था? चेंज हो रहा था ओरिजिन चेंज होने से, बट ओरिजिन चेंज होने से क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चेंज हो रहा था? नहीं हो रहा था। तो मान लीजिए यहाँ जिस वेक्टर की बात हो रही है थोड़ी देर के लिए वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात हो रही है, क्योंकि जनरली हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही देखते हैं, स्पेस में कोई भी वेक्टर वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही कहलाता है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रांसलेट या रोटेट करने से चेंज होता है क्या? नहीं होता है। बट साथ में एक पॉइंट है, दो इट्स कंपोनेंट में चेंज, उस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के कंपोनेंट क्या हो सकते हैं? चेंज हो सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे इस लाइन को प्रूफ करते हैं। एक एक्सिस बनाते हैं हम, एक एक्सिस बना दिया हमने, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और एक हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बना दिया। ये हमारा क्या रहा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ए और बी हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ठीक है, अब हम देखें अगर, तो यहां पर हम अगर एक्सिस को चेंज कर देते हैं, एक्सिस को चेंज कर देते हैं ना, एक्सिस को चेंज कर दें, और ये हमारा, अब ये एक्सिस रोटेट कर दिया हमने, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा क्या हो गया? वाई एक्सिस। हमने चेंज कर दिया, रोटेट कर दिया, एक्सिस को रोटेट कर दिया। तो अब आप बताओ, एक्सिस को रोटेट करने से क्या ये वेक्टर चेंज होगा? क्या वेक्टर चेंज होगा? तो देख लेते हैं। भाई ये वेक्टर कैसे बना था हमारा? ये वेक्टर कुछ इस तरीके से बना था कि यहां से हम लोग क्या करते थे, यहां से
ये दोनों का डिफरेंस होता है, दो पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस होता है। तो सिमिलरली अगर यहां से इस एक्सिस से भी देखेंगे या इस एक्सिस से भी देखेंगे तो ये वेक्टर तो चेंज हो नहीं रहा है, ये वेक्टर तो क्या है, उन्हीं दो का डिफरेंस है, उन्हीं दो पोजीशन वेक्टर का क्या है, डिफरेंस है। पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, दो पोजीशन वेक्टर का क्या है, डिफरेंस है। तो वो तो वहीं का वहीं है, वो चेंज होता नहीं है। ये पॉइंट तो हम ऑलरेडी सीख चुके थे। चाहे ओरिजिन, अभी हमने ओरिजिन वहीं रखी, बट ओरिजिन चेंज कर भी दोगे तो भी क्या है, ये ए बी वेक्टर चेंज नहीं होगा। ये ऑलरेडी हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के हम डिफरेंस जब देखे थे, हमने कंपेरिजन जब देखा था तब हमने सीखा था। बट यहां पर क्या एक लाइन लिखी, कंपोनेंट में चेंज। अब कंपोनेंट किस पे डिपेंड करता है, एंगल पे डिपेंड करता है। तो जब यहां पर व्हाइट कलर का हमारा एक्सिस था तब आप देखो कि एंगल कुछ ऐसा बन रहा होगा, थोड़ी देर के लिए एंगल, ये हमारा थीटा एंगल बन रहा होगा। यहां से इस लाइन से एंगल देखेंगे तो थीटा है ना, थीटा हो गया। देखो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते, आगे बढ़ाएंगे इसको, लाइन को देखो, है ना। तो ये थीटा, ये थीटा, व्हाइट वाला एक ही बात है। और ये एंगल देखें अगर हम लोग, ये वाला एंगल इस एक्सिस से, तो ये एंगल अल्फा है ना। चाहे तो इस लाइन को आगे बढ़ा दो, इस एक्सिस को भी आगे बढ़ा दो। चलो इस एक्सिस को आगे बढ़ा देते हैं हम, है ना, उस लाइन को भी आगे बढ़ा देते हैं। तो ये हमारा अल्फा। इसका मतलब क्या है कि भाई थीटा और अल्फा जब एंगल चेंज हो रहे हैं, तो जब इस लाइन के कंपोनेंट करेंगे, कॉस कंपोनेंट और साइन कंपोनेंट, तो कंपोनेंट तो चेंज आएंगे ना, क्योंकि एंगल चेंज हो रहे। जब एक्सिस व्हाइट कलर वाली थी, जब थीटा एंगल था, जब आपका ये कौन सा कलर हो गया, इसको एग्जैक्टली कलर के बहुत सारे शेड होते हैं, इसको ठीक है, आप उसको वायलेट कलर के उसमें भी ले सकते हैं। तो जब वो था तब आपका क्या है, अल्फा एंगल रहा। तो अल्फा एंगल और थीटा एंगल जब डिफरेंट है, एंगल ही जब डिफरेंट है, तो उसके कंपोनेंट भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो बस यही पॉइंट यहां पे मुझे प्रूफ करना था, ठीक है आपको, कि जब भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रोटेट वगैरह कर देते हो आप, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसमें चेंज नहीं होता है, उसमें चेंज नहीं होगा, और उसके जो कंपोनेंट है वो चेंज होंगे, क्योंकि एंगल बदल जाएगा, तो ये वाला पॉइंट जो है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के फॉर्म में कई बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। तो ये पूरा का पूरा लेक्चर खत्म होता है। ये लेक्चर थोड़ा सा थ्योरी से भरा हुआ था, जिसमें टाइप्स ऑफ वेक्टर हमने देखे अलग अलग टाइप के, और एक दो नोट पॉइंट देखे और कुछ प्रॉपर्टी देखी। अब प्रॉपर्टी में सिंगल लाइन बना बना के बहुत सारी प्रॉपर्टी लिखवा सकता हूँ, बट उसकी जरूरत नहीं है। जो मेन प्रॉपर्टी थी वो मैंने बता दी है, ठीक है। तो एट दिस नोट हमारा वेक्टर ऑलमोस्ट फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और अगर अभी आपको उस लेक्चर में समझना नहीं है तो अभी के लिए आप वो एक लेक्चर छोड़ सकते हो। बट वो काइनेमेटिक्स में जब हम बोर्ड प्रॉब्लम, रिवर प्रॉब्लम, रेन प्रॉब्लम जब सीखेंगे, तो अगला जो लेक्चर, अगले दो लेक्चर जो मैं पढ़ाने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट करने से पहले, मतलब मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करने से पहले, दो खूबसूरत से मैं लेक्चर आपको बताऊंगा, और मजा आ जाएगा। आप देखना, पेशेंस के साथ में देखना, समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने इतना कोई टफ चीज नहीं बताएंगे। देखना, मजे से समझना। बट वो लेक्चर काइनेमेटिक्स पढ़ते टाइम पे जब मैं बोलूंगा आपको, काइनेमेटिक्स जब पढ़ाऊंगा और बोलूंगा, वो जो मैंने वेक्टर में 2 लेक्चर पढ़ाए थे ना, वो अभी आप पढ़ के आइएगा। तो काइनेमेटिक्स में एक पॉइंट पर जाके मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये जो वेक्टर में मैंने 2 लेक्चर पढ़ाया है ना, ये वापस रिकॉल करना, तब आपको काइनेमेटिक्स की असली ब्यूटी समझ में आएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले 2 लेक्चर बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है काइनेमेटिक्स पर्सपेक्टिव से। वेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है। जनरली मैं भी बहुत सारी क्लास में जो अगले 2 वीडियो है ना, वो मैं काइनेमेटिक्स के टाइम पे पढ़ाता हूँ, बट मैं सोचा हूँ कि अभी वेक्टर का ताजा सारा वेक्टर का दिमाग, अभी आप वेक्टर सारी चीजें दिमाग में है, तो अभी के अभी वो 2 लेक्चर पढ़ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, ताकि काइनेमेटिक्स में सिर्फ रिकॉल करना रहेगा हमें, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।